आज हमारे परिवार के सदस्य ने अपने परिवार की कुछ बातें हमसे शेयर करी हैं और कहा है कि मैं अपने गांव का नाम छुपाना चाहता हूं क्योंकि उनके परिवार में एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना से वो अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। लेकिन उस घटना से उन लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला था। जिनके साथ ये घटना घटी थी, उनके परपौत्र जिनका नाम प्रसाद है, वो चाहते हैं कि ये घटना सभी समाज के लोगों के सामने आए। जितने भी लोग हमारे भारत में रहते हैं, सभी को पता चले कि जिंदगी कौन से आधार पर चल रही है, जिंदगी में सब कुछ क्या चल रहा है और कैसे रिश्ते निभ रहे हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि हम 2 पीढ़ियों से एक सीख ले रहे हैं और आगे जो हमारी पीढ़ियां आ रही हैं, हम उन्हें भी यही सीख देना चाहते हैं। और प्रसाद जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सभी को ये सीख मिले। दोस्तों, क्या सीख होती है? जो प्रसाद होते हैं, उनके जो परदादा होते हैं वो मरकर जीवित हुए थे, लेकिन वो अपने परिवार के नाम को क्यों छुपाना चाहते हैं? गांव के नाम को। जो परदादा होते हैं वो चोर होते हैं, वो चोरी करा करते थे। अब चोरों की जिंदगी के ऊपर एक पहलू आया तो मुझे लगा कि ये बात सभी को बतानी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग ना चोरी करते हैं, अगर चोरी नहीं करते तो फिर चोर शब्द नहीं आता। अब किसी से हम जा कर पूछे तो कोई ये थोड़ी ही कहेगा कि हाँ मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, क्योंकि ये बुरी बात है। तो यही मामला यहाँ पर उलझ रहा है। प्रसाद जी चाहते हैं कि कहानी सबके सामने आए, घटना सबके सामने आए, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। केवल वो अपना नाम बताते हैं। और वो जब उन बातों को मुझसे बता रहे थे या मैंने कमेंट के जरिए उनकी बातें जब जानी, तो मैंने सोचा कि भाई अब तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ऐसी बातें तो हम परिवार में शेयर करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं ना कि बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव से शुरू होती है, जिसमें एक भूरा सिंह नाम का व्यक्ति रहता है। भूरा सिंह के 4 बेटे होते हैं। भूरा सिंह एक नामी चोर था। वो अपने गांव से निकलकर बाहर चोरी ही किया करता। भूरा सिंह की आज 3री पीढ़ी चल रही है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कब की मैं बात कर रही हूँ। तो भूरा सिंह एक नामी चोर था और वो चोरी करने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। 4 बच्चों की परवरिश, पत्नी की परवरिश, माँ की परवरिश, पिता की परवरिश, और वो कुछ भी काम नहीं करता है, केवल दूसरों के घरों से चोरी करता है और अपने घर का गुजारा करता है। अगर वो जिस गली से गुजर जाया करता तो लोग कह दे कि अरे सामान को छुपा दो, भूरा सिंह आ रहा है, पता नहीं कौन सा सामान उठाकर ले जाए। इतना बुरी तरह से उसका नाम बदनाम होता है। उसने कोई घर नहीं छोड़ा था। आसपास के गांव में रात को जाना, चोरी करना कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन सामने से कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, भूरा सिंह का यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन वो एक ईमानदार चोर था। भूरा सिंह सोचता था कि मैं जो चोरी कर रहा हूँ, इसका पहले लोग बड़े ही कहते हैं ना कि बहुत भोले भाले थे। अब देखो, चोर के अंदर भी ईमानदारी होती है। तो वो सोचता है कि मेरा जो पाप है, जो मैं चोरी से पाप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो किसी के घर में कैसा पैसा रखा है, किस जरूरत के लिए रखा है। किसी के घर में तो बीमारी के लिए पैसा रखा है, किसी के घर में बेटी की शादी के लिए पैसा रखा है, किसी के घर में बेटे की शादी के लिए पैसा रखा हुआ है। जरूरत के हिसाब से घरों में पैसा होता है, सामान होती हैं, चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भूरा सिंह जब चोरी किया करता तो भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे प्रभु, मैं जितनी भी चोरी कर रहा हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे घर का खाना खा रहे हैं, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे 4 बच्चे, चारों लड़के ही थे, तो ये सब पर बटेगा। जिस तरह से वो इस खाने को खाएंगे, उसी तरह से चोरी करने का पाप भी तो उनके सर पर ही आएगा, क्योंकि बहुत भोला था भूरा। जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे जिंदगी निकलती जा रही थी और भूरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब तो वो एक नामी गामी चोर था और घर में हर चीज की तरक्की हो जाती है कि लोगों का पैसा लूटना, लूटना तो नहीं, चोरी करना, इतनी तो सामर्थ्य नहीं थी। अब यहाँ पर दोस्तों, एक दिन भूरा चोरी करने के लिए जाता है तो एक दीवार फांद कर चोरी कर लेता है। घर में घुसकर चोरी करने के बाद दीवार कूद जाता है। बहुत दूसरे या तीसरे कई दूर गांव में जाता है। अब जब वो कूद कर और देखता है तो उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। वो थोड़ी दूर भागता है कि देखो चोरी करी है, गांव से बाहर निकलना तो जरूरी है। अब गांव से निकलकर वो एक जंगल में पहुंच जाता है और उसके सीने में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। चोरी का माल वो सर के नीचे लगाता है, थोड़ा सा वो आराम करना चाहता है कि मुझे क्या हो रहा है। उसे पसीने आते हैं, बहुत जोर से पसीने आते हैं, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब होती है। तभी उसे
दो व्यक्ति नजर आते हैं जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि भूरा, अब तेरा समय हो चुका है, चल अब बहुत कुछ कर लिया तुमने लोगों के साथ में। दोस्तों वो भूरा में इतनी हंटरों की मार लगाते हैं। आमतौर पर हम जितनी भी कहानियां आप लोगों के सामने लेकर आए थे, 1 या 2 हंटर में काम चल जाता है, लेकिन भूरा के ऊपर दोनों ही जने ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा मारने लगता है। भूरा के शरीर से प्राणों को निकाल लिया जाता है 2 लोगों के जरिए, और वो कहते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हैं कि तुमने बहुत लोगों को लूटा है ना, अब तुम्हारा हिसाब किताब देने की बारी आई है और सोच लो समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा। भूरा बड़ा घबराता है, अपने शरीर को वहां पर पड़ा हुआ देखता है। अब भी नजर भूरा की उस सर के नीचे लगे हुए सोने चांदी पर थी जिसे वो लूट कर लेकर आया था परिवार के लिए। वो सोचता है, वो कहता है उनसे, वो पीट रहे थे उसको, तकलीफ हो रही थी, तो वो कहता है कि तुम थोड़ा सा समय दो तो मैं इस सोने को घर रख आऊं, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे जो काफी बड़े हो चुके थे। वो लोग कहते हैं कि कैसी आत्मा है, इसे अब भी अपने घर की सामानों की या चीजों की पड़ी हुई है, इसे ये नहीं है मर गया। तो वो हंसने लगते हैं कि कैसा है रे तू, बड़ा पापी है, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तुम्हारे प्राण निकल चुके हैं, अब ये संभव नहीं है, और उसे पीटते हुए ले जाते हैं। अब दोस्तों जो आमतौर पर हम हर चीज में जिक्र करते हैं, इस चीज का हमने बहुत ही सुना है, माना है, जाना है, जो भी बताता है। तो यहाँ पर जो भूरा के पर पुत्र होते हैं प्रसाद बताते हैं कमेंट बॉक्स में ही कि हमारे दादा बताते थे, परदादा, कि वो एक कहते हैं ना कि भट्टी की तरह लाल ऐसी जमीन होती है जिस पर हमारे दादा को लिटाकर चलाया जाता है। उसकी आत्मा को इतनी ज्यादा उसको पीड़ा दी जा रही थी, उसके साथ इतनी ज्यादा बर्बरता बरती जा रही थी। वो उसका शरीर जल रहा है, उसे लग रहा है कि ये मेरा शरीर है, लेकिन वो एक आत्मा थी, वहां मरना तो है नहीं, मर तो वो चुका। दोस्तों उसके बाद उस दादा को, परदादा को उस पर खिसेड़ कर वो उस हंटर से किसी तरह से उस दादा के हाथों को बांधते हैं। जब उसको घसीटते हैं तो उसको इतनी ताप लगती है कि उसे महसूस हो रहा था कि मैं सब कुछ जल गया। लेकिन इसके बाद नदी आती है और वो नदी खून से भरी हुई थी, उसमें पानी उबल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को उस नदी में भी डाला जाता है जिसका नाम भूरा सिंह होता है। भूरा सिंह आधा पानी पीता है, कभी ऊपर आता है, कहता है कि अरे तुम कैसे हो, मुझे बचाओ तो सही। भोला भंडारी, कहते हैं ना कि भोला भंडारी चोर अब एक झांसे में आ चुका था, वो डूबता है, कुछ करता है, वो बड़ी जोर जोर से हंसते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। भूरा बहुत संघर्ष के बाद उस नदी को पार करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो भूरा के साथ एक और काम करते हैं, उसको एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर ले जाया जाता है और दोस्तों भूरा को ऊपर से ही खाई में फेंक दिया जाता है। उसे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होने के बाद उसका जो आत्मा है उसे लगता है कि ये बिल्कुल फट गई, मतलब शरीर फट गया, और फिर भी वो जीवित है, करहा रहा है। अब इसके बाद कहते हैं कि अभी बहुत है, जब जो हमारे मालिक हैं, जो राजा साहब हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, अगर वो आदेश देंगे तो फिर इसके साथ और खेलेंगे, वो लोग ये कहते हैं। आप सोच कर देखिए, अपने आप को वहां पर रख कर देखिए, हम सोचे तो रुए खड़े हो जाते हैं, तकलीफ सी होने लगती है कि किसी के साथ कोई ऐसी बर्बरता कैसे कर सकता है। अब उस चोर को वहां पर ले जाया जाता है जहां पर धर्मराज रहते हैं। धर्मराज के वहां पर जब एक चोर, भूरा चोर पहुंचता है, ये एक जीवात्मा थी, तो बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं। इतने सारे लोग वहां पर होते हैं कि चीख पुकार मच रही थी, सभी लोगों के ऊपर सजाएं बुल रही थी, किसी के साथ कुछ हो रहा था। यहाँ पर एक महिला को बहुत ज्यादा तड़पाया जा रहा था। अब इस महिला को वो कहता है, जो भूरा होता है, कि भाई इस महिला को ऐसे क्यों तड़पाया जा रहा है, मुझे तो बहुत तड़पाया है तुम लोगों ने, मेरे तो हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं तुमने, फिर इसने ऐसा क्या किया है, चलो मैंने तो चोरी की है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर बोलने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन तुम्हें बता दें, चलो तुम पूछ रहे हो, इस महिला ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस दुनिया से दूर भेजा था, मतलब हमारे पास भेज दिया था, और वो पति बेकसूर होता है। तो इस महिला के 2 हिस्से बार बार किए जाते हैं, उस महिला को बीच से 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था और फिर उसको जोड़कर सही किया जा रहा था। वो महिला बड़ी तड़पती है, बहुत कुछ उसके साथ होता है। एक आग का पुतला सा होता है जिससे उस महिला को लपेट दिया था दोस्तों।
कहते हैं ना कि जो पुतला होता है, पुरुष का पुतला बनाया जाता है उसके प्रेमी का, जिस प्रेमी के चक्कर में आकर उसने अपने पति को इस दुनिया से दूर भेजा था, यानी उसे मार दिया था। प्रेमी के चक्कर में आकर उस प्रेमी की शक्ल का हूबहू एक पुतला जो लोहे का धधकता हुआ होता है, कभी तो उस महिला के दो हिस्से किए जाते हैं और कभी उस महिला को उस पुतले से चिपका दिया जाता है। मतलब कि तुम अब इससे अपनी वासना की पूर्ति करो या इससे प्रेम करो, ये तुम्हारा प्रेमी है, इसी के ऊपर तुमने इतना बड़ा अपराध किया है ना, अब तुम्हें ये भुगतना होगा। यहाँ पर ये देखकर भूरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि भाई ये तो बहुत बुरी चीज है, और इस महिला से क्या बीत रही है। उस महिला के तन पर कपड़े भी नहीं होते हैं। ये सब कुछ वहां पर चल रहा था। इसके बाद इस भूरा की बारी आती है, और बारी आती है इसकी जो किताब को लेकर बैठे हुए होते हैं, जो सबका हिसाब किताब धर्मराज को बताते हैं। अब वहां पर जब ये जाते हैं तो ये बहुत कोशिश करते हैं कि कौन है किताब वाला। तो कहते हैं दोस्तों, जिन लोगों ने ज्यादा पाप किए हैं वो लोग बिल्कुल उन लोगों को नहीं देख सकते जो धर्मराज होते हैं, जो चित्रगुप्त होते हैं। अब ये उनको देखने नहीं बनता है। तभी चित्रगुप्त जब किताब खोलते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज, इसने तो कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसे इसने लूटा ना हो। इसने तो एक गरीब के घर में भी चोरी की जिसकी बेटी की शादी थी। तो भूरा को गैल याद आ जाता है। जो जो नाम वो ले रहे थे कि फलाने के घर चोरी की, इसने फलाने की बकरी चोरी की, किसी की भैंस चोरी की, किसी के घर से चारपाई चोरी कर ली, चारपाई जो होती है। तो यहाँ पर पता है उसके लिए क्या यातनाएं थी। यानी कि अब भूरा से कहा गया था कि तुम जो 84 लाख योनियां है ना, अब उसमें जाओगे और हर योनि में तुम्हें हर किसी के घर जाना होगा और उनका कर्जा देना होगा दोगुना होकर। यानी 2 बार तुम उसके घर जाओगे और 2 बार उसके कर्जे को दोगे। भाई भूरा तो कांपने लगता है, कहता है कि महाराज, आप मुझे दिखाई तो दे नहीं रहे हो, लेकिन मैं ठहरा भोरा चोर। वो अपने आप को ऐसे पेश करता है। कहते हैं आपके सामने बोलने की किसी की भी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं चोर हूं और मुझ में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है आपके सामने बोलने की। लेकिन आप मुझे कहीं पर भी भेज दो, पर मुझे एक बात बता दो, उसके बाद आप मुझे कहीं पर भी भेज सकते हो। तो यहाँ पर वो लोग हंटर चलाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर जो कहते हैं ना कि धर्मराज जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, छोड़ो इसे, क्या पूछना चाहते हो। वो कहता है कि महाराज, जो मैंने चोरी करी है उसका दंड मुझे ही मिलेगा या मेरे पत्नी को भी मिलेगा, मेरे माँ बाप को भी मिलेगा, मेरे बच्चों को भी मिलेगा, या मुझे ही वो दंड मिलेगा पूरा। क्योंकि मैंने तो इसी पर्पज से चोरी करी है कि जो मेरा पाप है वो सभी में बट जाएगा। तो यहाँ पर जो धर्मराज है बताते हैं कि हंसने लगते हैं। कहते हैं कि तू सच में ही भोला चोर है। भोला कहते हैं ना कि बहुत सीधा साधा। यहाँ पर चित्रगुप्त बहुत गुस्से में बोलते हैं, कहते हैं कि जो कुछ किया है सब तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो वो हैरान हो जाता है कि महाराज, खाया तो सभी ने था। तो यहाँ पर कहते हैं जो धर्मराज होते हैं कि बेटा, खाया किसी ने भी था, लेकिन चुरा के तो तू अकेला ही लाया था, तेरे साथ वो चोरी करने तो नहीं गए। और खिलाने की बात तेरी जिम्मेदारी है, भले ही तू किसी इंसान को मार कर ला, लेकिन तेरा कर्तव्य है। माँ बाप की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर थी, तो उनके ऊपर ये पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। बच्चों को बड़ा करना तेरी जिम्मेदारी थी, तेरे कंधों पर थी, उनका पाप भी नहीं लगेगा उनको भी, लेकिन तुम्हें पूरा पाप मिलेगा। और यहाँ पर पत्नी जब पति के साथ फेरे लेती है और पानी ग्रहण करती है तो उसे एक वरदान होता है। क्या वरदान होता है कि पति अगर कोई बुरे काम करेगा तो उसकी हिस्सेदारी पत्नी को नहीं मिलेगी। अगर पति अच्छा कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा, तो उसकी हिस्सेदारी पत्नी आधी ले लेगी। और दूसरी तरफ क्या था कि अगर पत्नी कोई गलत काम करेगी तो आधी हिस्सेदारी वो पति लेता है, और पत्नी अगर कोई अच्छे काम करेगी तो उसकी हिस्सेदारी पति नहीं कर सकता, उसमें से आधा नहीं ले सकता। क्या तुमने अपनी पत्नी के फेरे लिए थे तो क्या ये तुमने सुना नहीं था? मंत्रों में ये भी होता है। जब पत्नी दाहिने या बाहिने भाग में आती है तो यहाँ पर अब वो व्यक्ति तो भाई सिर पर हाथ धर कर बैठ जाता है, कहता है कि महाराज, मैंने तो चोरी इसी पर्पस से की थी, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? चित्रगुप्त तभी उन लाल किताब के, जो उनकी बही होती है, जो खाता होता है जिसमें सभी का हिसाब किताब लिखा हुआ था, उसे खोलता है तो कहता है कि अरे महाराज, ये तो गड़बड़ हो गई।
कर्म तो उसके देख लिए थे। तो वो कहते हैं धर्मराज से कि महाराज गड़बड़ हो गई, इसके तो अभी और समय बाकी है और इसके तो करीबन 30 साल बाकी बच रहे हैं, उससे पहले अभी तो इसे और कुछ करना होगा। तो यहाँ पर तभी जो भूरा चोर होता है अपने आप में खुशी मनाता है कि भाई चलो 30 साल तो मुझे मिल गए। तो यहाँ पर धर्मराज कहते हैं कि तुम्हारी 30 साल तुम्हें मिले हैं, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें पता तो चल चुका है कि तुम्हें सारा दंड तुम्हें ही मिलेगा जो तुम चोरी करोगे, क्योंकि तुम्हारा फर्ज बनता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनका फर्ज वहां पर खत्म हो गया। दोस्तों यहाँ पर वो सभी को देखता आ रहा था और यहाँ पर उसे ऊपर से ही फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो लोग उसे नीचे छोड़ने के लिए भी नहीं आते। अब यहाँ पर जो भूरा होता है उसकी एकदम से झटके से आंखें खुलती हैं और उसकी बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होता है कि पिटाई कुटाई तो खूब हुई थी उसकी, तो उसका शरीर दुखता है। भूरा जो उसका सोना चांदी सर के नीचे रखा हुआ था उसको लेता है और सुबह के करीबन 3:30 बज रहे थे, उस घर में दोबारा दागता है और जहां से वो सामान उठाया था वहीं पर वो सामान रख देता है। तभी वहां पर एक महिला की आंखें खुल जाती हैं। 3:30 बजे पहले महिलाएं उठ जाया करती थी, क्योंकि बहुत काम हुआ करता। कुछ महिलाएं तो रात को 2:30 बजे उठ जाया करती। अब वो कहती है कि चोर, तो वो हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैंने चोरी जरूर की, लेकिन मैं तुम्हारा सामान वापस लौटाने आया हूं। अगर मैं आपको बहन कहूं तो मुझे माफ कर देना, लेकिन शोर मत मचाना। मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि भूरा उस दिन घर जाता है, जब खाली हाथ जाता है तो बच्चे कहते हैं कि बाबा आज आपने चोरी नहीं की, कहीं बड़ा हाथ नहीं मारा है। माँ बाप भी कहते हैं कि भाई कुछ लेकर नहीं आए हो, क्योंकि उनकी जिंदगी तो ऐसो आराम से कट रही थी। अब वो सारे परिवार को बिठाता है, कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूँ, अपनी जान दांव पर लगाता हूँ, लेकिन इस सब चीजों का तो पाप मुझे मिल रहा है। अब उसी दिन से जो बच्चे जवान हो चुके थे सभी बच्चों को भूरा सिंह काम पर लगाता है। माँ बाप को घर बैठा कर खाना खिलाता है। पत्नी से कहता है कि भाई मैं तो जो भजन करूंगा उसे तू ले लेगी और जो तू पाप करेगी वो मेरे बट में आ जाएंगे। ये बात तो मुझे आज ही पता चली है और ये बहुत ताज्जुब की बात है। और भूरा सिंह अब एक बहुत सभ्य और अच्छा इंसान बनकर सभी को दिखाता है। कहते हैं जब भूरा सिंह का बुढ़ापा आता है, जब उसे पता था कि मेरी 30 साल उम्र और रह रही है, तो भूरा सिंह ने 10 साल संन्यास में काटे। वो 20 साल और अपने बच्चों को काम सिखाता है और उन्हें अच्छी जगह पर कर मानी घर का वो खर्चा चला सकें, अच्छे से कमा सकें। उनकी शादी करने के बाद वो पोती पोतों को भी नहीं खिलाता है और वो एक मंदिर पर रहकर सभी के घर से भिक्षा मांगकर और तप करने की कोशिश करता है, यानी पूजा करता है। और ऐन 30 साल जीने के बाद भूरा सिंह फिर चला जाता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता कि भूरा सिंह के साथ क्या हुआ। दोस्तों ये कहानी थी भूरा सिंह की और हमें ये कहानी प्रसाद ने बताई है, जो परपोत्र था भूरा सिंह का। कहते हैं कि हमारे बाबा नामी चोर भी बने तो हमारे बाबा नामी संत भी बने। आज भी उनको माना जाता है और उनका नाम अच्छी चीजों में लिया जाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को मरने के बाद अकल आ गई, उसे पता चल गया कि भाई मैं क्या गलती कर रहा था और ये बात सत्य है। आप इस बात को सोचिए, एक इंसान जो होता है, इंसान की उत्पत्ति जब होती है ना, तो उस इंसान के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज हम सोचते हैं कि मर्द होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक पहलू से हम देखें ना, सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर एक पहलू से हम देखें तो मर्द होना बहुत कठिन बात है। अब आप कहोगे कि कैसे कठिन बात है? मैं आपको बता दूं कि मर्द होना ऐसे कठिन बात है कि मर्द को हर जगह नारी से कम मान सम्मान दिया गया है और नारी से कम उसको हक दिए गए हैं। मुझे तकलीफ हो तो मैं अपनी माँ से रो सकती हूँ, मैं अपनी बहन से रो सकती हूँ, क्योंकि नारी एक दूसरे से बातें शेयर कर लेती है। लेकिन एक मर्द के अंदर ये खूबी होती है, या उसे बचपन से ही उसकी परवरिश ऐसे की जाती है कि वो अपने दुख को ना किसी अपने के सामने भी नहीं रोता है। पहाड़ सा दुख अगर मर्द के सामने खड़ा हो जाए ना, तो वो अपना सीना लगाकर अपने परिवार को बचाता है उस दुख से। आज मैं अपने भाइयों के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज महसूस करी है। एक महिला अगर कमाएगी नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे कोई 4 बातें नहीं सुनाएगा। बेशक हमारा देश कितना भी मॉडर्न बन चुका हो, कितने भी
चीजें बदल चुकी हों, लेकिन आज के युग में भी अगर कोई महिला काम नहीं करेगी तो उसके ऊपर दबाव नहीं है। वो ही घर का चूल्हा चौका रोटी सब्जी कर कर आप किसी की नजरों में ये नहीं कहलाओगी कि तुम कमाती नहीं हो। लेकिन अगर मर्द घर पर बैठ जाए तो उसे बेइज्जत किया जाता है, उसके ऊपर कई आरोप लगाए जाते हैं, वो बाहर काम करता है। एक बेटे को समझना चाहिए कि हमारा पिता कैसे करके दूसरे के जेब से पैसा कमाकर हमारे लिए लेकर आ रहा है और हमें खिला पिलाकर इतना बड़ा किया है। तो उस बेटे को पिता के प्रति जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, उस पत्नी को अपने पति को समझना चाहिए जो दिन रात खून पसीना एक कर कर और फिर भी उफ तक नहीं करता है। दोस्तों, मैंने ऐसा कुछ देखा है कि जब महिलाएं कमाने लगती हैं तो उनका एक अलग ही रूप होता है कि मैं बाहर भी करती हूँ, मैं घर भी करती हूँ। चलो माना कि महिलाएं ये काम ज्यादा कर लेती हैं, लेकिन पुरुषों की तरफ आपने देखा है कभी? पुरुष बहुत कम लोग होते हैं कि जो डांटते हैं और रौब दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर है, क्योंकि मेरे भाई भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे पति भी हैं, तो मैंने देखा है कि पुरुष अगर बाहर के काम को भी संभालता है तो वो घर भी पूरी कोशिश करता है कि मैं सभी की मदद करूं। मैंने महिलाओं को बुरा बिल्कुल भी नहीं कहा है, लेकिन अगर महिला की 2 महीने आपने कमाई खा ली तो वो जरूर आपको ताहाना तो जरूर मार देगी। लेकिन एक पुरुष पूरी जिंदगी लगा देता है, पैसे तो वो ही लेकर आता है बाहर से। आज तो चलो हमारी बहनें कमाती हैं, माताएं कमाती हैं, और शायद कहीं ना कहीं जब माताएं कमाने लगी हैं, बहनें कमाने लगी हैं, तो रिश्ते टिकते नहीं हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। आज तो बॉयफ्रेंड का ऐसा चलन चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने एक घटना, जो ड्रम में अपने पति को सीमेंट में, अपनी पत्नी जो लंदन में कमाई कर रहा था और बहुत प्यार उस पत्नी से करता है, उसी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति के टुकड़े करती है और सीमेंट के ड्रम में जमा देती है। तो ये सब कुछ आपको पहले ज्यादा होता था पहले, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कहर होता था, क्योंकि अभी देश में 3 ऐसी ताजा घटनाएं हैं जहां पर एक महिला, आपको बताऊं शायद यूपी की ये घटना है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी कहाँ की घटना है। यूपी की ये घटना है जहां पर पत्नी अपने पति को छोड़ प्रेमी से प्यार करती है, पति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भागने में समर्थ नहीं होता, प्रेमी के साथ मिलकर उसकी गर्दन दबाकर उसे इस दुनिया से दूर भेज देती है। फिर उस पति को बोरे में भरकर और बाइक पर बैठती है, बीच में उसको रखती है, प्रेमी बाइक को चलाता है और उसके सब को ठिकाने लगा कर आती है, उसमें आग भी लगाती है, लेकिन वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है। दोस्तों, ताजा घटना है, अभी की है, परसों की ये घटना है। अब उन महिलाओं को क्या कहोगे? महिलाएं अपने अधिकार का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रही हैं। 4 वीडियो मैंने ऐसी देखी हैं जो अभी की ताजा हैं, जहां पर सभी के नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 4 वीडियो ऐसी हैं, मध्य प्रदेश और यूपी, और एक इससे पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है। दोस्तों, 4 लोग लाइव आकर अपनी जान को ले लेते हैं। तो सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं ना, स्वार्थी महिलाएं, इनको हम स्वार्थी ही कहेंगे, इनकी वजह से जो मासूम और जिनके साथ गलत हो रहा है, उन महिलाओं के भी अधिकार छीनने वाले हैं अगर यही रोल इन महिलाओं का रहा तो। क्योंकि मर्दों में भी बुरे इंसान होते हैं और महिलाओं में भी बुरी महिलाएं होती हैं, लेकिन आज गृहस्थी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आप किसी गांव में भी चले जाओगे ना, वहां भी बहुत कुछ बदल चुका है, परिवार बहुत कम चल रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करता, फोन ने सभी की जिंदगी को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि अपने पतियों को समझिए और उनके दुख दर्द को बांटिए, क्योंकि आप उनके साथ फेरे लेती हैं तो कुछ हक या कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ से भी बनती हैं कि आप उनका ध्यान रखें, उनका मान सम्मान करें, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में उनकी मदद करें। कुछ बॉयफ्रेंड नहीं होता, शादी के बाद जो आपके कहते हैं ना कि आपके अंदर से उबाल उठते हैं और आप बॉयफ्रेंड बनाने के लिए निकल जाती हो। 4-4 बच्चों की माएँ बॉयफ्रेंड बना रही हैं, उनके 7 बच्चों को छोड़कर जा रही हैं। अगर तुम लोगों को बॉयफ्रेंड ही बनाने हैं तो भाई बच्चे पैदा मत करो, किसी से शादी मत करो, पहले 2-4 बॉयफ्रेंड बनाकर देख लो, फिर तुम्हारा मन भर जाए तो किसी की जिंदगी को खराब मत करो। ऐसा मत करो, बिल्कुल गलत है। कितने लोग इन बातों से
सही मानते हैं। मैंने बहनों पर बिल्कुल भी उंगली खड़ी नहीं करी है, क्योंकि मेरी परिवार की जो बहनें हैं सभी बेस्ट हैं और बहुत अच्छे घरों से आती हैं और बहुत अच्छी उनकी सोच है, क्योंकि कमेंट से ही इंसान के बारे में पता चल जाता है, उनकी भावनाओं के बारे में, उनकी सोच के बारे में। तो बहनों, ये वीडियो आगे शेयर करना ताकि लोगों को जानकारी मिले। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे, आज आप लोगों के नाम नहीं ले पाई हूं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।